हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ईश्वर अनजान शहीद पर। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान से एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीकों से हम आपको आज विलयन समझाने जा रहे हैं। देखिए, जो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब जब हम दो पदार्थों को आपस में मिला दें तो उनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी वो पूरी तरह से घुल जाते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो आपका विलयन कहलाता है। विलयन जैसे आप देख सकते हैं जल और चीनी का मिश्रण। जल में हमने कुछ चीनी की मात्रा मिला दी है और उसको थोड़ा सा गर्म किया गया और पूरी तरह से घुल गए, तो ऐसे विलयन को आप कह सकते हैं, ऐसे मिश्रण को आप विलयन कह सकते हैं। देखिए आगे जो विलयन के घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। जैसे मैं बता दूं, एक आपका विलायक होता है और एक आपका विलेय होता है। किसी भी विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं और इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं और इसे कैपिटल बी से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी डिफिनीशन। आप लोग बने रहे, अभी हम आपको स्क्रीनशॉट करने का अवसर देंगे। वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। विलेय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है, इसे हम लोग कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं। आप लोग एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं। हमने आपको दो एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, चीनी और पानी का मिश्रण है। जो इसमें सफेद कलर से उसको हमने चीनी ले लिया है और जो पीले कलर से उसको हमने पानी ले लिया है। तो आप देख पा रहे हैं जो चीनी है वो कम मात्रा में है इसलिए उसे विलेय कहेंगे, और जो पानी है वो अधिक मात्रा में इसलिए उसे हम विलायक कहेंगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है नमक और पानी का मिश्रण। इसमें देखिए नमक हमने कम लिया है और इसलिए इसको विलेय कहा गया। पानी हमने ज्यादा मात्रा में लिया है इसलिए इसे हम लोग विलायक कहेंगे। अगला आप देखिए जो विलयन का गुण होता है, विलयन से संबंधित कभी कभी कहा जाता है विलयन को परिभाषित करिए और इसके दो गुण लिखिए। तो आपके सामने देखिए विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला आपका है विलयन में एकल प्रावस्था पाई जाती है। इसका मतलब कि जब हम विलयन बनाते हैं तो दो या दो से अधिक घटकों को आपस में मिलाते हैं, तो जब मिला दिया जाता है तो इनके कण इतने छोटे होते हैं कि वो मिलकर एक विलयन बना देते हैं, यानी ये घोल तैयार कर देते हैं। उसमें केवल एक ही अवस्था पाई जाती है। जैसे अभी आपने देखा चीनी और पानी का विलयन, तो चीनी आपका ठोस है और जो पानी आपका द्रव है, लेकिन जब उसको हम मिला देंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा, उसमें एक ही अवस्था यानी द्रव अवस्था पाई जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि विलयन में एकल प्रावस्था पाई जाती है। दूसरा आप देख सकते हैं गुण, विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है। विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है। इसका मतलब कि जब आप जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाएंगे तो उसको आप कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो आपको हर जगह आपको एक ही स्वाद मिलेगा। तो इसलिए कह सकते हैं जो विलयन होता है वो पूर्ण रूप से एक समान होता है। तीसरा गुण आप देख सकते हैं, विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे आप चीनी और पानी का अगर घोल बना देंगे तो उसके बाद चीनी और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है। अगला आपका गुण है विलयन के गुणधर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। इसका मतलब कि जब घटक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं तो वे अपने गुणधर्म को नष्ट नहीं होने देते। जो उन घटकों के गुणधर्म होते हैं उन्हीं के आधार पर विलयन के गुण की चर्चा की जाती है। आगे और लास्ट दे सकते हैं आप,
विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब इनको हम लोग निश्चित सीमा तक परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शरबत का मतलब बनाना है जल और चीनी, तो आपको ये नहीं है कि आप एक निश्चित तौर पे कि नहीं चीनी इतना होना चाहिए, पानी इतना होना चाहिए। आपको टेस्टिंग के आधार पे आप उनकी मात्रा ले सकते हैं। विलयन के प्रकार में अवयवों की मात्रा के आधार पे विलयन के प्रकार को हम लोग देखेंगे। जो अवयवों की मात्रा के आधार पे विलयन का प्रकार है वो 5 प्रकार का होता है। पहला आपका तनु विलयन, दूसरा आपका सांद्र विलयन, तीसरा आपका संतृप्त विलयन, चौथा आपका असंतृप्त विलयन, पांचवा अति संतृप्त विलयन होता है। बहुत आपने डिफिनीशन याद किया होगा, फिर भी आपको भूल जाता होगा, तो आज हम कुछ प्रयोगात्मक तौर पर आपको उसकी डिफिनीशन इसी क्लास में याद कराने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 पात्र है। इस पात्र में सबका हमने इकाई आयतन में विलय समान लिया है। अब हम लोग अलग अलग विलय की मात्रा की कंडीशन के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जब किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम घुली हो तो उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक हो तो उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। जब किसी स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। जब साधारण ताप पर किसी विलयन में विलय की और मात्रा घोली जा सके तो उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन में संतृप्त विलयन की तुलना में विलय की अधिक मात्रा घुली हो तो उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आप देख पाएंगे 5 प्रयोग के द्वारा हमने 5 विलयन स्पष्ट किया। इसकी मैं आपको एक एक करके परिभाषा बता दूं। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। पहला आपका तनु विलयन, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम हो तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। और चौथा आपका असंतृप्त विलयन, साधारण ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। पांचवा आपका वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो, यानी इसमें जो विलय की मात्रा है अधिक घोली जा चुकी है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान तरीकों से प्रयोग द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग शाम 8 बजे लाइव सेशन से जुड़ सकें। आज से आपको कभी भी अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान सीख पर। गाइज, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान सॉल्यूशन यानी विलयन चैप्टर
से एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विलयन के प्रकार, जिसमें विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पे विलयन के प्रकार पूछा जाता है। तो विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। जो द्रव्य की अवस्था होती है 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। उसके आधार पर हम अगर विलायक के रूप में ठोस लेते हैं तो हम विलय में ठोस, द्रव, गैस तीनों मिला सकते हैं। तो इस तरह से 3 विलयन आपका होता है। बाकी यदि हम विलायक में द्रव लेते हैं तो विलय के रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों मिला देंगे। 3 इस तरह से हो गया द्रव विलयन। अगर यदि हम विलायक के रूप में गैस लेते हैं तो विलय के रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई लिया जा सकता है, तो 3 गैसी विलयन हो जाता है। यानी 3 3 36 9। जैसे मैं पहले आपको बता दूं, जो मूल विलयन होते हैं ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसी विलयन। और भौतिक प्रावस्था अगर देखी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ विलायक की देखी जाती है। विलायक के आधार पर ही उस विलयन का निर्धारण किया जाता है कि वो ठोस होगा, कि द्रव होगा, कि गैस होगा। देखिए कहा जा रहा है ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, देखिए ठोस अवस्था में होता है, उसे हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। द्रव विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। गैसी विलयन वह विलयन जिसमें विलायक गैसी अवस्था में होता है उसे हम लोग गैसी विलयन कहते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण सहित स्पष्ट कर दूं। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा विलायक है, ये विलेय है और ये विलयन की प्रावस्था है। उधर कुछ उदाहरण हैं। कुल मिला के विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन देख पाएंगे 9 प्रकार का होता है। यदि विलायक ठोस है, विलेय ठोस है, तो विलयन भी ठोस मिलेगा। जैसे तांबे का सोने में विलयन, तांबा भी ठोस होता है, सोना भी ठोस होता है। तो इस तरह से जो विलयन मिलेगा वो ठोस विलयन कहलाएगा। दूसरा आप देख लीजिए, विलायक ठोस है, विलेय द्रव है, तो विलयन भी ठोस होगा। देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ विलेय द्रव हो गया फिर भी विलयन ठोस मिल रहा है। अभी बताया गया कि इसमें जो विलयन की प्रावस्था होती है वो विलायक की प्रावस्था के आधार पे होती है। विलायक ठोस था इसलिए विलयन ठोस आ गया। जैसे आप देखिए पारे का सोने में विलयन। पारा आप सबको पता है कि एक धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। तो ये द्रव हो गया, ये आपका सोना ठोस हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये विलयन कैसा है, आपका ठोस विलयन है। तीसरा देखिए ठोस। तीसरा आप देख पाएंगे ठोस आपका विलायक है, गैस आपका विलेय है, तो जो विलयन बनेगा वो ठोस बनेगा। और जैसे हम एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और आप ऐसे भी धूल के कण का वायु में मिश्रण, धूल के कण भी ठोस होते हैं। वायु में बहुत सी गैस होती है। आगे ध्यान दीजिए, द्रव आपका विलायक है, ठोस आपका विलेय, तो विलयन हमारा द्रव विलयन बनेगा। जैसे जल में एल्कोहल, जल भी आप देखिए द्रव है, एल्कोहल भी द्रव है, इसलिए द्रव विलयन हो जाएगा। अगला देखिए आप, सर कैसे लिखा गया पूरी दादा। देखिए आप, जैसे कि विलायक की प्रावस्था की बात करें तो विलायक ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्था में पाया जाता है। वैसे विलेय के प्रावस्था की बात करें तो विलेय भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन जो विलयन की प्रावस्था है वो सदैव विलायक की प्रावस्था के आधार पर
निर्धारित की जाएगी। जैसे यहाँ पर विलायक ठोस है, विलेय ठोस है, तो विलयन ठोस आया। तो विलयन जो ठोस आया वो विलेय के प्रावस्था के आधार पे नहीं, वो विलायक के प्रावस्था के आधार पे। जैसे उदाहरण देखिए आप, तांबे का सोने में विलयन, तो तांबे का मतलब ठोस हो गया, सोना ठोस हो गया, तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस विलयन कहलाएगा। अगला आपका है विलायक ठोस होगा, विलेय आपका द्रव होगा, तो विलयन ठोस मिलेगा। जैसे पारे का सोने में विलयन, पारा द्रव होता है, सोना ठोस होता है। अगला आपका तीसरा विलायक ठोस है, विलेय गैस है, तो विलयन भी ठोस मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अगला देखिए, विलायक आप चेंज हो गया, द्रव, विलेय ठोस हो गया, तो विलयन आप ठोस नहीं, आप द्रव, क्योंकि विलायक हमारा द्रव है। जैसे जल में चीनी का विलयन, जल द्रव है और चीनी ठोस है, इसलिए विलयन आपका आ जाएगा द्रव विलयन। द्रव विलायक है और द्रव विलेय है, तो विलयन हमारा द्रव विलयन मिलेगा। जैसे जल में एल्कोहल का विलयन, आप समझ पाएंगे, जल भी द्रव होता है, एल्कोहल भी द्रव होता है। अगला आपका द्रव विलायक गैस विलेय, तो विलयन द्रव मिलेगा। जैसे सोडा वाटर, जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो उसी को हम लोग सोडा वाटर कहते हैं। जल आपका द्रव हो जाएगा और CO2 आपकी गैस हो जाएगी। देखिए अगला विलायक गैस है और विलेय आपका ठोस है, तो विलयन गैसी, क्योंकि यहाँ पे विलायक गैस है, सभी विलयन गैसी आएंगे। उदाहरण देखिए, वायु में कपूर, कपूर ठोस होता है, वायु आपकी गैस हो जाएगी। अगला है गैस द्रव का विलयन, गैसी विलयन। जैसे वायु में नमी, नमी का मतलब आपका द्रव हो जाएगा, वायु का मतलब गैस हो जाएगा। अगला आपका गैस, गैस गैसी, यानी उदाहरण में वायु, वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। जैसे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कह सकते हैं, बहुत सी गैस उसमें होती है, बाकी गैस, गैस का मिश्रण गैसी विलयन है। विलयन की सांद्रता बहुत ही आसान तरीकों से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने जल और चीनी को मिला रखा है, इसमें जल को हम लोग विलायक कहेंगे और चीनी को हम लोग विलेय कहेंगे। आप देख सकते हैं जो पीले रंग से उसको हमने जल माना है और जो सफेद रंग से उसको हमने चीनी का कण माना है। किसी भी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता के पद, तो देखिए सांद्रता को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग सांद्रता के पद कहते हैं। सांद्रता के पद 9 होते हैं। जैसे आपका पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपका है आयतन प्रतिशत, तीसरा आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा आपका है मोलरता, पांचवा है आपका नॉर्मलता, छठवां है आपका फॉर्मलता, सातवां है आपका मोललता, आठवां आपका है मोल प्रभाज, नौवां है आपका अंश प्रति मिलियन। अलग अलग जैसे मिली में, ग्राम में, इस तरह से करके हम लोग जो किसी विलयन में विलेय की मात्रा को परिभाषित करते हैं वही आपकी सांद्रता कहलाती है, उस सांद्रता के पद कहलाते हैं। सांद्रता का ही मतलब होता है कि किसी विलयन में विलेय की मात्रा, अब किस तरह से उसको हम लोग देखेंगे, वो 9 तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो इसी पदों को ही हम लोग सांद्रता के पद कहते हैं। जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है इसे हम लोग W/W परसेंटेज से भी दिखाते हैं। आयतन प्रतिशत को हम लोग V/V% से दिखाते हैं। द्रव्यमान आयतन को हम लोग W/V% से दिखाते हैं। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल N से, फॉर्मलता को F से और मोललता को स्मॉल m से, मोल प्रभाज को H से और अंश प्रति मिलियन को हम लोग ppm से दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। के पद में द्रव्यमान प्रतिशत,
देखिए द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग W/W से दिखाते हैं। इसका मतलब ही होता है कि ऊपर हमारा विलेय होता है ग्राम में और नीचे हमारा होता है बिलियन ग्राम में होता है। और द्रव्यमान प्रतिशत में जो बिलियन होता है उसको हम लोग 100 ग्राम में ही मेजर करते हैं। जैसे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसे हम लोग W/W से व्यक्त करते हैं। बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100% होता है। बहुत ही आसान है, बस आपको इतना समझना कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसमें हम लोग ऊपर विलेय लेते हैं और नीचे हम लोग विलायक लेते हैं, सॉरी बिलियन लेते हैं। ए भी ग्राम में होता है और ए भी ग्राम में होता है। आप परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तुलना हम लोग हमेशा बिलियन के केवल 100 ग्राम से ही करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सांद्रता के पद में आयतन प्रतिशत, देखिए आयतन प्रतिशत बहुत ही आसान है। इसे हम लोग V/V परसेंटेज से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो विलेय का आयतन होगा वो मिली में होगा और जो बिलियन का आयतन होगा वो भी मिली में होगा। फिर हम लोग उसको फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो बिलियन का आयतन प्रतिशत है उसका फार्मूला होता है विलेय का आयतन मिली में बटे बिलियन का आयतन मिली में गुणे 100% हो जाता है। आप ऊपर इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं। जैसे आयतन प्रतिशत हमेशा हम लोग जो बिलियन है वो 100 मिली लेते हैं। 100 मिली बिलियन में विलेय की जो आयतन होता है, जो विलेय की कह लीजिए मात्रा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे हम लोग V/V, इसका मतलब ही होता है विलेय का आयतन बटे विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100% होता है। और जो आयतन होता है वो हम लोग मिली में लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। द्रव्यमान में ग्राम में लेते थे, बाकी आयतन में मिली में लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बड़े ही आसान तरीकों से हम समझाएंगे। नाम से ही स्पष्ट देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी ऊपर विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, नीचे बिलियन का आयतन मिली में हो जाएगा, गुणे 100% कर देंगे। इसी को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर हम लोग विलेय लेते हैं, नीचे बिलियन लेते हैं। बाकी जैसे कहेगा, यहां पर कहा गया है कि द्रव्यमान आयतन, तो ऊपर आपका विलेय हो जाएगा, यानी विलेय का क्या ले लेंगे, भार ले लेंगे द्रव्यमान, और जो आयतन है वो बिलियन का आयतन हो जाएगा। और आयतन हम लोग हमेशा मिली में लेंगे और भार हमेशा हम लोग ग्राम में लेंगे। इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन मिली में गुणे 100% हो जाएगा। परिभाषा देख सकते हैं आप लोग, 100 मिली बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे हम लोग W/V परसेंटेज से दिखाते हैं। W का मतलब विलेय का भार ग्राम में हो गया, बिलियन का आयतन लीटर मिली में हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रसायन विज्ञान सॉल्यूशन बिलियन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मोलरता। बोर्ड एग्जाम में मोलरता की परिभाषा पूछी जाती है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। बड़े ही आसान शब्दों में हम समझाने जा रहे हैं। जैसे देखिए, जो मोलरता होती है इसका मतलब होता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। अभी आप देख भी सकते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे हम लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखिए, मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे
बिलियन का आयतन लीटर में, यानी मोलरता m बराबर विलय के मोलों की संख्या, जब हम लोग आयतन मिली में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। और जो मोलों की संख्या होती है इसका फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार होता है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, भार बटे अणु भार। इसी को हम लोग मोलों की संख्या भी कहते हैं। यानी एक नया फार्मूला बन जाएगा, मोलरता बराबर भार बटे विलय का अणु भार गुणे बिलियन का आयतन मिली में गुणे 1000 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्मलता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज हमने इस तरह से नॉर्मलता समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी बच्चे को कितना भी कमजोर क्यों ना हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भी है। आप देख सकते हैं नॉर्मलता। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जो नॉर्मलता होती है, इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है इसका मतलब होता है विलय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार। और जो तुल्यांकी भार होता है इसका मतलब होता है अणु भार बटे संयोजकता। अब तुल्यांकी भार हम लोग अम्ल की अलग निकालते हैं। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार अणु भार बटे अम्लता हो जाती है। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे क्षारकता हो जाती है। आप देख सकते हैं हम लोग नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक, अब ध्यान दीजिएगा नीचे से लीटर ऊपर जाता है, इसलिए लीटर इनवर्स हो जाता है। यानी कह सकते हैं इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत ही आसान है, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज हमने इस वीडियो में कुछ इस तरह से फार्मलता को समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। फार्मलता को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फार्मलता होती है आप देख सकते हैं किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या, यही आपका मेन है। ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की फार्मलता कहलाती है। इससे एफ से हम लोग व्यक्त करते हैं। फार्मलता एफ बराबर विलय के ग्राम शुद्ध भारों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में होता है। जो ग्राम शुद्ध भार होते हैं उसका मतलब होता है विलय का भार बटे विलय का अणु भार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया। वो आप देख सकते हैं जिसका नाम है मोललता। मोलरता और मोललता में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आज बड़े ही आसान शब्दों से अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। देखिए जो मोललता होती है इसमें हम लोग विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मोललता कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। आप देख भी सकते हैं जो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा होता है। यानी किसी विलायक के, इसको नोट करिएगा, इसमें बिलियन नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग विलायक लेते हैं और लीटर में नहीं, भार होता है केजी में लेते हैं। यानी किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे हम लोग स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। देखिए मोललता स्मॉल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी हो जाएगा। और यहां से हम लोग मोललता स्मॉल एम बराबर निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में हो जाएगा। तो उसको हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। आप लोग देखिए बिल्कुल आसान है। जो मोललता और मोललता इसमें इतना सा ही अंतर होता है कि हम लोग मोललता को कैपिटल एम से मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें बिलियन लिया जाता है और इसमें हम लोग विलायक लेते हैं।
जो बिलियन होता है उसका आयतन लीटर में लेते हैं, जबकि यहाँ पे विलायक का भार होता है हम लोग केजी में लेते हैं। 1 लीटर होता है 1 केजी होता है, बाकी सेम चीज होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका नाम है मोल प्रभाज। देखिए मोल प्रभाज को हम लोग मोल भिन्न और मोल अंश भी कहते हैं। इसे हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, उसको हम लोग किसी फार्मूला से नहीं निकाल सकते। बाकी मैं आपको बता दूं, किसी बिलियन के घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं, जैसे विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मोल प्रभाज को संकेत यक से व्यक्त करते हैं। जो विलेय का मोल प्रभाज होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही आप जब निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा। और हमने अभी बताया किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, क्योंकि जब आप विलेय के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो बिल्कुल इसका मान 1 आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंश प्रति मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम भी कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने वीडियो लाया, और बिल्कुल किसी भी बच्चे के पास अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे किसी भी बिलियन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, में उपस्थित विलेय का जो भार होता है, यानी विलेय की मात्रा होती है ग्राम में, उसी को हम लोग बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। यानी किसी बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता जो होती है, विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 10⁻6 होता है।